गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय क्लासेस में। आज हम लोग लिपि के विषय में अध्ययन करेंगे, जानेंगे लिपि किसे कहते हैं। चलिए स्टूडेंट प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप लोग जानते ही होंगे कि आरंभ में भाषा केवल बोली जाती थी, उसका लिखित रूप नहीं था। धीरे धीरे भाषा को लिखने की आवश्यकता अनुभव की गई, इसीलिए भाषा के ध्वनि के लिए चिन्ह या आकृति निर्धारित किए गए तथा इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप और भी आसान तरीके से समझ सकते हैं कि जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं ना, जैसे कि हमने पा बोला ना, तो इसके लिए हमारी कौन सी लिपि हमारी क्या होगी? ये चिन्ह है, ये जो हमारा है यही चिन्ह ही क्या कहलाएगी? लिपि। यही चिन्ह क्या है? लिपि है। पा ध्वनि के लिए पा चिन्ह, टा बोल दिए, टा के लिए ये हमारा टा चिन्ह ही है। यानी जो आकृति, ध्वनि की जो आकृति है, ये हमारी यही आकृति, यही चिन्ह है, यही क्या है? लिपि है। ये लिपि है। फिर से समझाती हूँ। जिन ध्वनियों को हम मुंह से बोलते हैं उन्हें हम कई चिन्हों द्वारा कागज व कापी पर प्रकट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी ये देखिए, पा ध्वनि मुंह से निकला, फिर मैंने ये पा चिन्ह बनाया, यही चिन्ह हमारी लिपि हो गई। टा मैंने बोला और टा को ये देखिए, यही आकृति मैंने बनाई, यही चिन्ह बनाया, तो यही चिन्ह क्या हो गई? लिपि हो गई। उसे क्या कहते हैं? वे चिन्ह ही लिपि हैं, उसे लिपि कहते हैं। और इन लिपियों द्वारा ही भाषा का लिखित रूप बनता है। इन्हीं लिपियों द्वारा भाषा का लिखित रूप बनता है। और भी साधारण तरीके से समझना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। बोली जाने वाली हर ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह बनाए गए हैं ना, जैसे का बोले, पा, ता, टा, मा, और इन्हीं चिन्हों के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने पा बोला, पा के लिए एक चिन्ह बनाया, ये आपके सामने है, ये मैंने पा लिख दिया, और यही चिन्ह क्या है? हमारी लिपि है। चाहे इसको चिन्ह कहिए, चाहे एक आकृति कहिए, ये लिपि है। अब मैंने टा बोला, टा के लिए ये टा लिख दिए, और यही चिन्ह, यही आकृति को मैंने लिपि कहा। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग लिपि के विषय में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। अब देखिए, लिपि किसे कहते हैं? किसी भी भाषा की लिखित आकृति को लिपि कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया है। परिभाषा है, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं ना। मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे का ध्वनि के लिए का चिन्ह, चा ध्वनि के लिए चा चिन्ह आदि। देखिए फ्रेंड्स, अलग अलग भाषाओं की लिपि भी अलग अलग होती है। जैसे देखिए, भाषा है, ये लिपि है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, गुजराती भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी के लिए रोमन लिपि है, उर्दू के लिए फारसी लिपि है, बंगाली के लिए बंगला लिपि है, पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि है। तो इसी प्रकार
अलग अलग भाषाओं की लिपियां भी अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राचीन भारत में 3 लिपियां प्रचलित थीं। देखिए कौन कौन सी। पहली है सिंधु घाटी लिपि, दूसरी है खरोष्टी लिपि, तीसरी लिपि है ब्राह्मी लिपि ना। नेक्स्ट पॉइंट, खरोष्टी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। किधर से? दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। देखिए साफ साफ अंतर है ना, दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है ना। क्या? ब्राह्मी लिपि भारत की अधिकांश लिपियों की जननी है। अधिकांश लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ब्राह्मी लिपि से 2 शैलियाँ विकसित हुईं। देखिए ब्राह्मी लिपि, ये 2 शैलियाँ हैं। पहली है उत्तरी शैली, दूसरी है दक्षिणी शैली। अब देखिए उत्तरी शैली के अंतर्गत किस प्रकार क्रम से लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली फिर आती गुप्त लिपि 4वीं से 5वीं सदी में। इसके बाद है सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि 6ठी सदी में। फिर इसके बाद इसी से कुटिल लिपि या तो सिद्ध मातृका, इसी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। किससे? सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है 9वीं सदी में। और शारदा लिपि का भी इसी लिपि से विकास हुआ है 10वीं सदी में। और शारदा लिपि कश्मीर भाषा की लिपि है। कश्मीर भाषा की लिपि शारदा है। ये शारदा है। अब देखिए दक्षिण शैली देख लेते हैं। दक्षिण शैली के अंतर्गत तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। किन किन लिपियों का विकास हुआ है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि कश्मीर भाषा की लिपि शारदा है। ये ना, शारदा लिपि का विकास कब हुआ था? 10वीं सदी में। अब हम लोग आते हैं, थोड़ा विस्तार से जानते हैं, देवनागरी लिपि के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीनतम नमूना गुजरात राज्य से मिलता है। कहाँ से मिलता है? गुजरात राज्य से। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये लिपियों के विषय में, भाषा के विषय में हमारे टीजीटी की परीक्षा हो, चाहे पीजीटी की परीक्षा हो, चाहे एलटी ग्रेड की हो, कभी कभी तो यूपी टेट में भी पूछ लिया जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अंत तक देखिएगा वीडियो, बीच में छोड़ेंगे तो समझ में हो सकता है ना आए। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वप्रथम गुजरात के राजा जय सिंह, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ स्टूडेंट्स, ने एक शिलालेख में अपना हस्ताक्षर देवनागरी लिपि में किया। क्या लिखा था? देखिए, स्वहतो मैं जय भट्टसय। देवनागरी लिपि को उत्तर भारत में नागरी लिपि एवं दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर भारत में नागरी लिपि और दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि कहते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहली बात कि यह अक्षरात्मक लिपि है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट है एक ध्वनि के लिए एक वर्ण है, ये भी सही है कि इसमें एक ध्वनि, जैसे कि जैसा बोलते हैं हम वैसा ही लिखते हैं, जैसा उच्चारण करते हैं वैसा लिखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट बाईं से दाई ओर लिखते हैं, बिल्कुल सही। देखिए जैसे हम इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, इधर से ही लिखते हैं ना, ये बाईं से दाई ओर इसका लिखने का क्रम होता है। और हमने खरोष्टी में क्या पढ़ा था, दाईं से बाई की ओर, और इसमें बाई से दाई की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वही लिखा जाता है जो बोला जाता है। और इसका एक मुख्य पॉइंट मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, शिरोरेखा। इसमें इसका ज़रूरी पॉइंट क्या है, शिरोरेखा इसमें होती है। अगर ये जैसे शिरोरेखा किसको कहते हैं हम लोग, देखिए शिरोरेखा किसको कहते हैं, ये देखिए जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है, इस पे मैंने लाइन नहीं खींचा है ना, तो इसी लाइन को जो हम लोग खींच रहे हैं इसी को कहते हैं शिरोरेखा। तो इसमें देवनागरी लिपि में शिरोरेखा ज़रूरी होता है, इससे ये एकदम बंधा हुआ दिखता है, सुंदर दिखता है हमारा अक्षर, तो इसलिए इसमें शिरोरेखा ना। इस लिपि का प्रयोग विभिन्न भाषाओं में होता है, संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लिपि सुधार समिति, इसके विषय में भी थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं कि लिपि सुधार समिति में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बातें हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है देवनागरी लिपि में सुधार का प्रथम प्रयास लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सन 1964 में अपने पत्र केसरी के माध्यम से किया। किसके माध्यम से किया, अपने पत्र केसरी इनका एक पत्र था, उनके माध्यम से सन 1904 ईस्वी में किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बाल गंगाधर तिलक ने ही 1990 टाइपो का एक फॉन्ट बनाया जिसे आज हम तिलक फॉन्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हिंदी साहित्य सम्मेलन में इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेकर थे। सम्मेलन में कुछ 14 सुझावों को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई सन 1947 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट पॉइंट है आचार्य नरेंद्र देव समिति के सुझावों पर अमल करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1953 ईस्वी में एक और समिति लिपि सुधार परिषद का गठन किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की।
तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस क्लास में बताया लिपि किसे कहते हैं, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। इसके बाद मैंने आपको लिपि सुधार समिति के विषय में भी बताया। इस पे समय समय पर सुधार किए जाते रहते हैं। तो स्टूडेंट, आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आई हो, मेरी ये क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।